गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भारत की खोज का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। और उसके अंतर्गत एक सब टॉपिक है आर्यों का आना। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये बता रहे हैं कि भारत में जो आर्य प्रजाति थी वो सच में कहाँ से आई थी। क्या वो भारत के ही रहने वाले थे या मध्य एशिया के या कहीं और के। आइए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे। इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी, उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृत के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यावहारिक दृष्टि में हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। तो ये बात तो हो गई द्रविड़ों की, या कहा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोगों की, जो कि माना यह जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही दक्षिण भारत चले गए थे और वही द्रविड़ थे। आगे सिंधु घाटी सभ्यता की के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की ज़मीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिल जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गईं। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया। तो बच्चों, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसमें लेखक ने 2 संभावनाएं जताई। या तो हो सकता है कि सिंधु नदी में भयंकर बाढ़ें आई, तो उन बाढ़ों की वजह से परत दर परत बालू जम गई और वहाँ पर सभ्यता नष्ट हो गई। या दूसरा कारण रेगिस्तान हो गया हो, और रेगिस्तान में बालू की तहें निश्चित रूप से जमती हैं हवा के साथ साथ, तो ये कारण भी हो सकता है। आगे क्या कहते हैं, इसलिए मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो। लेकिन मौसम के परिवर्तन का प्रभाव दूर दूर तक फैली इन नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो है कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ साथ खंड खंड हो गए। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में लेखक ने कहा कि निश्चित रूप से इस सभ्यता का असर पड़ा होगा दूसरी जगहों पर, यहाँ तक कि गंगा घाटी तक इस सभ्यता का असर पड़ा होगा। और दूसरी बात, दूसरी सभ्यताएं इसलिए नष्ट हो गई क्योंकि उन सभ्यताओं को ऊपर से बालू ने नहीं ढका था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को ऊपर से बालू ने ढक लिया था। तो बालू के ढकने के कारण ही नीचे के दबे हुए अवशेष सुरक्षित रह गए और उनको हम एक समेकित रूप में पा सकते हैं, या अच्छे रूप में हम उनको पा जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसके अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, जो कि नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। खेतिहर पक्ष पर जोर शायद
उन नवागंतुकों ने ही दिया होगा जो आर्य थे और उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए। तो बच्चों यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नागर सभ्यता थी, व्यापार पर केंद्रित थी, लेकिन जो उसके बाद आर्य आए जो उत्तर पश्चिम एशिया से आए तो उनकी जो मुख्य जीविका का साधन था वो था कृषि थी। यद्यपि थोड़ी बहुत नगरीय सभ्यता उनमें भी विद्यमान थी। तो आर्य आए जिनका जोर कृषि पर था। अब आगे जानते हैं कि आर्यों के बारे में क्या विचार है लेखक का। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर ना रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों और भारत में जब्त होती रही हों। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। और इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। और बाद के युगों में और भी बहुत सी जातियां आईं और सब ने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिलकर रह गईं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ के जो मूल निवासी थे वो द्रविड़ थे, आर्य बाहर से आए और बाद में द्रविड़ और आर्यों का समन्वय हो गया और उसी समन्वय के परिणाम स्वरूप इस भारतीय संस्कृति का विकास हुआ जो दोनों सभ्यताओं में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो बच्चों इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं कि आर्य कैसे आए थे, कहाँ से आए थे और उनके पहले भारत में कौन सी सभ्यता मौजूद थी, सिंधु घाटी सभ्यता बची रही उसके क्या मूल कारण थे और कहाँ तक फैली थी। ये हमने कारण जान लिए और ये भी जान लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के क्या मूल कारण हो सकते थे। ठीक है, अब ये जो आगे है प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण, इस टॉपिक को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हाँ, मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, उस प्रश्न का उत्तर आप ज़रूर लिख करके भेजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो देखा है और समझा भी है। तो मेरा प्रश्न ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे नष्ट हुई थी, इस संबंध में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे नष्ट हुई होगी, इस संबंध में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अवश्य लिख करके भेजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, सुना और समझा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बच्चों। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।